Hello everyone, so welcome again in E-Engineers Forum. ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कंसेप्चुअल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम प्रॉब्लमेटिकल सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. तो प्रॉब्लमेटिकल सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार subjected to axial force, तो इस पॉइंट को हम अभी देखेंगे. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रिज्मेटिक बार हमने कंसीडर कर लिया, एक प्रिज्मेटिक बार हमने यहाँ पे ले लिया. अभी इस प्रिज्मेटिक बार के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे P. जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बार क्या होगा कि एक्सटेंड होगा. इसकी जो भी लेंथ हमने गिवन कंसीडर कर चुके हैं, ये जो हमने लेंथ ये L जो कंसीडर किया हुआ है, इस लेंथ में क्या होगा कि इंक्रीज होगी. तो ये लेंथ दोनों तरफ से इंक्रीज हो रही है. तो जब भी प्रिज्मेटिक बार को अपने फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दिया, इस यहाँ पे डेल्टा L से ये लेंथ में चेंजेस आ गए, डेल्टा L से लेंथ में चेंजेस आ गए. सो यहाँ पे अभी जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमने देखा हुआ था. तो इस बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है. तो स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन इज नथिंग बट यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सो जैसे ही स्ट्रेन आ गया तो यहाँ पे एक हुक्स लॉ, प्रिज्मेटिक बार हमारा है तो हुक्स लॉ भी यहाँ पे वैलिड हो रहा है. तो हुक्स लॉ ने क्या बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट. तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जब लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, यहाँ पे एक इलास्टिक कांस्टेंट आ रहा था, उसको हम यंग्स मॉड्यूलस नाम दिए थे. तो यंग्स मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ? यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये अपना यंग्स मॉड्यूलस हो गया. इसी के साथ जब हम स्ट्रेस इज नथिंग बट ये पैरामीटर बोले तो स्ट्रेस अपने पास क्या है? स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया है, एंड स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि चेंज इन लेंथ. मोस्ट केसेस में आपको प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है कि चेंज इन लेंथ, आपने इतना फोर्स अप्लाई किया, उतना एरिया है आपके प्रिज्मेटिक बार का, तो आपका चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे एरिया है, चेंज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है. तो ये चेंज इन लेंथ इस तरफ हम भेज देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया. अभी ये L ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो L इंटू यहाँ पे जो इलास्टिक मॉड्यूलस है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपके सामने है. तो ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में आएगा आपको. आप भी कोई भी एक एग्जाम कंसिडर कर लो, यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो अभी भी कभी भी आप नींद से भी उठ गए तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए. चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट PL अपॉन AE, दैट इज नथिंग बट फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो यहाँ पे हम हर एक पॉइंट देखेंगे. P इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स, P इज नथिंग बट ये जो P आपको दिया हुआ है, ये P क्या है? अप्लाइड फोर्स है. P is nothing but applied force. So L is nothing but initial length बोल सकते हैं आप. L is nothing but initial length. So A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है. E is nothing but Young's modulus, E is nothing but Young's modulus, E is nothing but Young's modulus. इसी को आप बोला जाता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी.
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यहाँ पे आप सबका यूनिट भी लिखेंगे। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है इसका यूनिट है न्यूटन। इनिशियल लेंथ जो है ये आपकी mm में रहेगी या मीटर में रहेगी, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। एरिया इज mm स्क्वायर के अंदर होगा, एरिया आपका mm स्क्वायर के अंदर होगा। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो है ये क्या रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा। सो यहाँ से आपको और एक चीज़ ध्यान में आती है, देखो चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ P और यहाँ पे AE डिवाइडेड बाय L। तो ये L हमने नीचे की तरफ ले लिया, ये L हमने नीचे की तरफ ले लिया। तो ये इस पैरामीटर को आप बोलते हैं कि एक्सियल स्टिफनेस के, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल स्टिफनेस। तो इट इज एक्सियल स्टिफनेस। आपको कभी कभी एक्सियल स्टिफनेस भी दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक्सियल स्टिफनेस क्या है। एक्सियल स्टिफनेस ऑफ ए बार, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ ए बार इसको बोल सकते हो। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट, चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट, चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एक्सियल स्टिफनेस इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, ये भी हो जाएगा। आफ्टर दैट अभी यहां पे क्या आ रहा है, अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। एक्सियल स्टिफनेस के साथ यहां पे और एक चीज है कि चेंज इन लेंथ का अपना ये फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ था, चेंज इन लेंथ इज नथिंग बट फोर्स अपॉन इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये अपना चेंज इन लेंथ था। इसके साथ जो A इंटू ई है, A इंटू ई है, इसको हम बोलेंगे एक्सियल रिजिडिटी। इसको क्या लिख रहे हैं हम, एक्सियल रिजिडिटी, रिजिडिटी। तो आपको क्वेश्चन में एक्सियल रिजिडिटी कभी कभी आ सकता है, तो एक्सियल रिजिडिटी इज नथिंग बट A इंटू, तो अगर एक्सियल रिजिडिटी का यूनिट अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो एक्सियल रिजिडिटी इज नथिंग बट ये आपका न्यूटन रहेगा, एक्सियल रिजिडिटी इज नथिंग बट न्यूटन रहेगा। अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब एक्सियल रिजिडिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा तो आपका चेंज इन लेंथ वाला पैरामीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ये बहुत एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर एक्सियल रिजिडिटी मेरा इन्फिनिटी हो गया उसका मतलब मेरा चेंज इन लेंथ क्या पैरामीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन लेंथ वाला पैरामीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभी इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज करना है, इसके लिमिटेशंस, इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो अब यहाँ पे हम लिमिटेशंस भी देख लेंगे। सो लिमिटेशंस इस फॉर्मूले के क्या क्या है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर और एप्लीकेबल फॉर ग्रेजुअल लोड्स अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ये पहला उसका लिमिटेशन क्या हो गया, ये फॉर्मूला आप कहां तक यूज कर सकते हैं, एप्लीकेबल फॉर ग्रेजुअल लोड्स अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। कहां तक यूज कर सकते हैं, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक आप इसको आप यूज कर सकते हैं, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। सो इट इज नॉट वैलिड फॉर इंपैक्ट लोड होगा, सडन लोड होगा, इट इज नॉट वैलिड फॉर इंपैक्ट लोड होगा, सडन लोड होगा। यहाँ पे इसको हम वैलिड नहीं वैलिड ये फॉर्मूला नहीं है, इंपैक्ट लोड और सडन लोड। नेक्स्ट ये कहाँ पे यूज कर सकते, दिस फॉर्मूला मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रिज्मेटिक बार्स ओनली। दिस फॉर्मूला मस्ट बी यूज्ड फॉर, बोल सकते हैं द बार मस्ट बी प्रिज्मेटिक, बार मस्ट बी प्रिज्मेटिक। बार क्या होना चाहिए, प्रिज्मेटिक ही होना चाहिए,
नॉन प्रिज्मेटिक के लिए, टेपर्ड बार्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इट इज नॉट वैलिड फॉर टेपरिंग बार, इट इज नॉट वैलिड फॉर टेपरिंग बार्स। अभी इसके साथ हम अभी देखेंगे कि इसके ऊपर के फॉर्मूलेज, इस फॉर्मूले को यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे अभी देखने।